यस बच्चों, परसों हमने भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत का पार्ट फर्स्ट देखा। आज हम पार्ट सेकंड देख रहे हैं और आपको कैसा कंटेंट लगा उसके बारे में भी आप कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टॉपिक बच्चों था भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आज पार्ट 2 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस सेकंड पार्ट को देखें और आपको कैसा लगे वो ज़रूर कमेंट में आप बताएं। चलिए बच्चों, आज जिस देश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो देश है जापान। और जापान बच्चों वह देश है जो एशिया महाद्वीप में सबसे पहले यहाँ संविधान 1860 में लागू हुआ था। तो ध्यान रखना है, एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम संविधान लागू हुआ वो देश जापान। अब देखो जापान से जो प्रावधान लिए गए हैं वो देखिए। सबसे पहले है संघात्मक शासन व्यवस्था। यहाँ पे काई बोल गए, रुक जाओ। तो देखो बच्चों, जापान से ली गई है संघात्मक शासन व्यवस्था। और संघात्मक जो शासन व्यवस्था है वो आपको ध्यान में रखनी है। वो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है 1। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा और कोई भी इकाई भारत से इस राज्य संघ से अलग नहीं हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का जो उल्लेख कर रखा है बच्चों, वो आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 1 में है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। इसके अलावा देखिएगा आप, इसके अलावा बच्चों जापान से राज्य जो आपको ध्यान रखना है, जापान से संघात्मक शासन व्यवस्था के अलावा अवशिष्ट सूचियां केंद्र सरकार के पास होंगी। अवशिष्ट सूचियां केंद्र सरकार के पास होगी। यह प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है? जापान से ली है। अवशिष्ट सूचियां आप सब जानते हैं, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियों से जो बाहर विषय हैं उनको अवशिष्ट सूचियों में शामिल किया गया है। इस बात का जो उल्लेख है वो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 248 में। तो ध्यान रखना है कि अवशिष्ट सूचियों का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 में है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, अवशिष्ट जो सूची है उसमें जो विषय है उसमें फॉर एग्जाम्पल साइबर क्राइम, ध्यान रखना है आपको, साइबर क्राइम है। उसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान है। ये विषय अवशिष्ट सूचियों में शामिल है। अवशिष्ट सूची में शामिल आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 248 में, जिसका जिक्र मिलता है, जैसे साइबर क्राइम है, अंतरिक्ष विज्ञान है। उसके अलावा देखिए आप, जापान से क्या लिया गया? तो 2 बातें तो आपको ध्यान में रखनी है, संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट सूचियां, इनके संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र सरकार को होगा, संघ सरकार को होगा। और उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसका जिक्र अनुच्छेद 1 में किया गया है। इसके अलावा आगे देखिए, अगला देश बच्चों कनाडा। तो कनाडा से क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं वो देखिए। तो सबसे पहले है राज्यपाल का पद। आप सब जानते हैं कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो राज्यपाल का जो पद है वो हमने कहां से ग्रहण किया है? कनाडा के संविधान पर आधारित है। इसका उल्लेख भी ध्यान में रखना है आपको, अनुच्छेद 153, ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद को परिभाषित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो राज्यपाल का जो पद है वो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, आप सभी जानते हैं कि भारतीय
भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, जहां कम से कम 2 स्तर की सरकार होती है संघात्मक शासन व्यवस्था में। इसी तरह भारत में भी केंद्र और राज्यों के बीच में आपको ध्यान रखना है, केंद्र व राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में है। ध्यान रखना है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में है। और ये भी ध्यान में रखना है, इसके लिए अनुच्छेद है 246। इसमें 3 सूचियां बनी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन वो भी ध्यान रखना है, कौन से देश के संविधान पर आधारित है, कनाडा के संविधान पर आधारित है। चलो अब देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे कि जर्मनी का जो संविधान है उससे हमने क्या क्या ग्रहण किया। चलो चर्चा करते हैं। तो जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन प्रावधान, संकट काल में जो इमरजेंसी पावर है, जो सब जानते हो राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इन आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो आपातकालीन शक्तियां हमने कौन से देश के संविधान पर आधारित हैं, तो वो है जर्मनी के संविधान पर आधारित। और आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को 3 प्राप्त हैं, सब जानते हैं, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है बच्चों, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के फलस्वरूप राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राज्य में क्या लागू होता है, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन, उसके अलावा तीसरी जो राष्ट्रपति को इमरजेंसी पावर प्राप्त है वो है बच्चों वित्तीय आपातकाल। क्या है, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल ये 3 राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर है। और ये किस स्थिति में, जब देश में संकटकालीन स्थिति हो तब राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। इसका जिक्र देख लेते हैं। देखो बच्चों, भाग 18 में है, ध्यान रखना, आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है भारतीय संविधान में, जो आप सब जानते हैं टोटल 22 भाग है, उसमें भाग 22 में उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है, 22 में उल्लेख, सॉरी भाग 18 में किया गया है। और ये अनुच्छेद ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में है। तो एक बार बच्चों ध्यान रखना कि राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति जो शासन है वो अनुच्छेद 356 में है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। तो ध्यान रखना, जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति को संवैधानिक शक्तियां प्राप्त होती है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, वो भी जर्मनी के संविधान पर आधारित है। तो एक बार देखो, दूसरा बिंदु देखो क्या ग्रहण किया है। जापान से आपातकालीन प्रावधान के बारे में हमने पढ़ा। दूसरी बात कौन सी है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान कौन सी पावर प्राप्त है। तो देखिए, देखो, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की पावर प्राप्त होती है। तो चलो बच्चों, अब हम अगला जो देश है उस पर चर्चा करते हैं। देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं, उनमें महत्वपूर्ण प्रावधान कौन से हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है समवर्ती सूची। ध्यान रखना है आपको, समवर्ती सूची जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, उनमें जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर आधारित है। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा बच्चों प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर आधारित है। कौन सी, प्रस्तावना की भाषा। जबकि आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि जो प्रस्तावना है हमारी जो प्रेम्बल है
वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर आधारित है। ध्यान रखना है, इन दोनों बातों का अलग अलग है दोनों कंटेंट। यदि आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो आपको बताना है बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके अलावा यदि आपसे पूछे कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो भाषा किस देश के संविधान पर है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर आधारित है। तो ऑस्ट्रेलिया से दो महत्वपूर्ण बातें तो ये ली गई है, और एक बात और है, वाणिज्य, व्यापार और समागम, ये शब्दावली भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। कौन कौन सी? का मतलब यह है कि एक दूसरे देश से जब व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में क्या शर्तें होनी चाहिए, किस प्रकार एक देश से दूसरे देश से व्यापार किया जा सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो व्यापार, वाणिज्य और समागम जो शब्द हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर आधारित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी प्राप्त की है, और इसी पड़ाव पर हमारा जो अंतिम देश है वो आता है सोवियत संघ, जिसको आप वर्तमान में रूस के नाम से भी जानते हैं। सोवियत संघ से क्या क्या प्रावधान लिए हैं, चलो वो देखते हैं। तो सोवियत संघ से बच्चों हमने एक तो लिया है जुडिशरी, जो न्याय शब्द है, ध्यान रखना है, न्याय शब्द रखना बच्चों। जो ये न्याय शब्द आपको दिख रहा है, बोर्ड पर नजर आ रहा है, ये न्याय शब्द हमने सोवियत संघ से ग्रहण किया है। तो न्याय की जब चर्चा करते हैं तो हम प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और राजनीतिक न्याय। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह हर बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है। न्याय के बारे में तो सब लोग, सभी विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन इनका क्रम के बारे में हमको परेशानी हो जाती है एग्जाम में। तो देखिए, क्रम यही रहेगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि न्याय शब्द का उल्लेख न केवल प्रस्तावना में है, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है, आप ध्यान देना, हमने फर्स्ट वीडियो में चर्चा की थी कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। तो नीति निर्देशक तत्व में भी अनुच्छेद आपका पड़ता है 38। अनुच्छेद 38 में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया। तो ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व है जो कौन से देश के संविधान पर आधारित है, हम पढ़ चुके हैं, आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में है, आप सब जानते हैं, और अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो आपको ध्यान में रखना है, नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है, और वो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और ध्यान रखना, उसमें अनुच्छेद 38 में भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया है। यदि आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान में जो न्याय शब्द है उनका जिक्र 2 जगह पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें किया गया है। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब देखो, सोवियत संघ से और हमने क्या ग्रहण किया। तो बच्चों हमने ये जाना कि सोवियत संघ से जो प्रावधान लिए गए उसमें हमने न्याय शब्द के बारे में पढ़ा। अब देखो, सोवियत संघ से जो मूल कर्तव्य है, क्या है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान के भाग 4 क या अ, मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान के भाग 4 अ या क में उल्लेखित है। आप सब जानते हो कि यह भारतीय संविधान में प्रारंभ में शामिल नहीं थे, अर्थात मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इनको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1978 में। ध्यान रखना है आपको। मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इनमें जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। 42वां संविधान संशोधन, उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री सभी जानते हैं आप कौन थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। कौन थे?
इंदिरा गांधी जी, उनके समय यह संविधान में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क या ए में है और अनुच्छेद भी ध्यान में रखना है आपको, अनुच्छेद 51 क या ए एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ध्यान रखना है जब 42वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, उस समय केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10। और वर्तमान में आप सब जानते हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। कब किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो आपसे यदि कोई पूछे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था या नहीं, तो आपका आंसर नहीं भी होगा। और भाई मूल संविधान में जब संशोधन करके प्रथम बार जोड़े गए तो कितने जोड़े गए? ध्यान रखना है 10 से। और दूसरा जो अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और आपसे वर्तमान में पूछे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 11। ओके। इसके अलावा देखो एक शब्द और है जो सोवियत संघ के संविधान पर आधारित है, वो है बच्चों पंचवर्षीय योजना। क्या है? पंचवर्षीय योजना। अर्थात नियोजन, प्लानिंग जिसको आप बोलते हो, 5 ईयर प्लानिंग है, वो सोवियत संघ के संविधान पर आधारित है। आज तो आप सब जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो खत्म कर दिया गया है भारतीय संविधान से, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये सोवियत संघ के संविधान पर आधारित है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और पंचवर्षीय योजना जिसको वर्तमान में नीति आयोग कहते हैं, आप सब जानते हैं क्या कहते हैं? नीति आयोग। नीति आयोग कहा जाता है, ध्यान रखना। तो इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो बच्चों आज जो हमने क्लास ली वो आपको कैसी लगी, आपको कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसके बारे में भी आप हमसे पुटअप कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। आपका हर क्वेश्चन हमें स्वीकार्य है। और आज हमने जो टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लिया है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जिसका पार्ट 2 था, जिसमें हमने बच्चों जापान पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन किया, कनाडा पर आधारित संवैधानिक जो प्रावधान थे उनका अध्ययन किया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और सोवियत संघ। तो इसके साथ हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। जय श्री राम।